हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने प्लेसमेंट ड्राइव एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 51 के बारे में। जिस 20 के 20 एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू पे आते हैं। कह रहा है भाई व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट। तो देखते हैं भाई इसमें क्या है। ऐसा x इज इक्वल टू ABCD एक हमारे पास स्ट्रिंग है जो कि असाइन एक वेरिएबल x में। फिर हम लोग एक लूप चला रहे हैं जिसमें i जो है वो लूप को कंट्रोल कर रहा है। लेंथ ऑफ x तक, लेंथ x की कितनी है 4, तो मेरा रेंज क्या हो जाएगी 0 से लेके 4। तो i की वैल्यू क्या होने वाली है 0 1 2 एंड 3। हर बार हम कर रहे हैं, हम प्रिंट कर रहे हैं x। तो जब i की वैल्यू 0 होगी तब क्या होगा, तब हम लोग प्रिंट करेंगे x को। x क्या है ABCD, तो मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा ABCD। इसके बाद हमारी x की वैल्यू हो गई a, तो इसके बाद ये x की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी a। इसके बाद i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जैसे i की वैल्यू 1 होगी हम लोग प्रिंट करेंगे x को, तो यहाँ पे x जो है वो प्रिंट होकर यहाँ पे a हो जाएगा। देन इसके बाद जो है हमारा ABCD के बाद हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा a प्रिंट हो जाएगा। देन i की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी हमारी, तो जो i की वैल्यू 2 होगी तो दोबारा a मेरा प्रिंट हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू को बार बार प्रिंट कर रहा है। तो पहली बार x की वैल्यू प्रिंट होगी ABCD। इसके बाद हम लोगों ने x की वैल्यू चेंज कर दी थी, तो जितनी बार भी लूप चलेगा उतनी बार उसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी a ऐसे चलेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ABCD एंड देन 3 बार a। बट यहाँ पे कहीं भी ABCD 3 बार a नहीं लिखा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा नन ऑफ द मेंशन्ड। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसका आउटपुट देखते हैं। डी नाम की डिक्शनरी है मेरे पास। यहाँ पे की वैल्यू पेयर होते हैं। ओ के सामने मतलब 0 के सामने a पड़ा है, 1 के सामने b, 2 के सामने c। फॉर i इन d, जब भी हम ये लाइन लिखते हैं तो d क्या है हमारी डिक्शनरी है और i क्या है लूप को कंट्रोल करने वाला वेरिएबल। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी डिक्शनरी में कीज, मतलब 0 1 एंड 2। ठीक है, अब हम जितनी बार भी हमारी i की वैल्यू 0 1 2 होगी, मतलब पहले तो 0 होगी तो हम लोग क्या करेंगे प्रिंट करेंगे 0, फिर अगली बार 1 होगी तो प्रिंट 1, फिर 2, ऐसे 0 1 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हमसे कह रहा है हमारी डी नाम की एक डिक्शनरी है। फिर हम लोग क्या करें फॉर x, y इन d, मतलब अपने डिक्शनरी में x, y पे एक लूप चलाना चाहते हैं। तो यहाँ पे d डॉट आइटम्स लिखना पड़ेगा, तब जाके हमारी की वैल्यू पेयर जो है वो हमारा उठेगा। तो की हो जाएगी हमारी 0 और y में आ जाएगा हमारा a। तो x, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, a। अगली बार क्या हो जाएगा 1, b। बट यहाँ पे d डॉट आइटम्स नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंपली d लिखा हुआ है। अभी मैंने आपको ऊपर वाले एग्जाम्पल में बताया है कि d, जब भी हम d पे लूप लगाते हैं तो सिर्फ कीज आती हैं 0 1 और 2। तो i, अब यहाँ पे अगर i लिखा होता फॉर i इन d, तो i की वैल्यू होती 0 1 और 2। बट यहाँ पे x, y लिखा है, मतलब उसको दो दो के पेयर चाहिए, तो यहाँ मिल नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी एरर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर डिक्शनरी के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है तो आई बटन पे क्लिक करके डिक्शनरी वाला वीडियो देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहे हैं हमारे पास ये डिक्शनरी है 0a1b2c। कह रहा है फॉर x इन d डॉट वैल्यूज। तो d डॉट वैल्यूज हमें क्या देता है, एक लिस्ट प्रोवाइड करता है जिसमें हमारी डिक्शनरी की सारी वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ से हमारी उठ जाएगा a, एक मिनट मैं इसको यहाँ पे ऐसे आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद यहाँ से हमारा उठ जाएगा b एंड देन यहाँ से उठ जाएगा हमारा C। तो ABC करके एक लिस्ट आ जाएगी मेरे पास, उस पर हम लोग एक लूप चलाएं। तो ये क्या हो गया फॉर x इन ABC। अब x की वैल्यू क्या होगी, पहले a होगी, तो x की वैल्यू जब a होगी तो ये प्रिंट कर रहा है d ऑफ a। अब d मतलब डिक्शनरी में a नाम की के सामने क्या पड़ा है, बट डिक्शनरी में a नाम की तो कोई की ही नहीं है, 0 1 और 2 नाम की है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी की एरर आ जाएगी कि भाई ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, आपकी कोई a नाम की ही नहीं है। ठीक है, अगर यहीं पे हमें अगर चाहिए होता कुछ और वैल्यू, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग इसमें थोड़ा चेंजेस कर सकते थे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे डी डॉट वैल्यूज पे नहीं, डी डॉट कीज पे हम लोग लूप चला देते, तो x की वैल्यू हो जाती 0 1 और 2, और उसके हिसाब से हम d ऑफ 0 मतलब d नाम की डिक्शनरी में 0 नाम की के सामने क्या पड़ा है, तो a आ जाता, फिर b आ जाता, फिर c, ऐसे आंसर आ जाता। फिर उसके डी डॉट कीज लिखना पड़ता, बट वैल्यूज लिखेंगे तो फिर ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। डी नाम के हमारी ये इस बार डिक्शनरी नहीं, ये हमारा सेट है, क्योंकि यहाँ पे की वैल्यू पेयर हमें नहीं दिख रहा है। और x इन d डॉट वैल्यूज। अब d डॉट वैल्यूज जो है हम लोग डिक्शनरी में ही यूज़ करते हैं ताकि हम अपने डिक्शनरी की सारी वैल्यूज़ को फेच कर सकें और उसको एक लिस्ट में रख सकें। बट यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा सेट है, और सेट में डॉट वैल्यूज़ करके कोई फंक्शन नहीं होता है, तो यहाँ पे आ जाएगी एरर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे सेट है तो सेट के बारे में अगर इसके जितनी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कि इसमें कैसे सेट के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कैसे फंक्शंस यूज़ करते हैं, तो आप पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहे हैं डी एक हमारा सेट है फॉर x इन d। तो x की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी। तो अभी x की वैल्यू 0 है, जैसे 0 हुई तो हम अंदर आए, प्रिंट कर रहा है d डॉट एड x। एड फंक्शन क्या करता है, हमसे एक वैल्यू लेता है, एक आइटम लेता है, उसको हमारे सेट में जाके जोड़ देता है। तो सेट में ऐड करो x को, x क्या है 0, तो सेट में जाके 0 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आखिर में आ जाना चाहिए 0, बट सेट है तो यहाँ पे डुप्लीकेट आइटम होते नहीं है, तो ये 0 यहाँ से हट जाएगा। ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, अगली बार x की वैल्यू 1 है, फिर 2 है। हर बार जब ये चीज़ें चल रही है हमारे सेट में कुछ वैल्यूज ऐड हो रही हैं, बट प्रिंट कर रहा है, ये प्रिंट क्या कर रहा है ये चीज। तो इस लाइन का काम जो मैंने ड्रैग करा हुआ है ये तो ऐड कर देगी, बट प्रिंट क्या करेगा,
ये कुछ रिटर्न नहीं करती, क्या रिटर्न करेगी, नन रिटर्न कर देगी। तो प्रिंट क्या करेगा, नन। जब पहली बार लूप चलेगा तो प्रिंट हो जाएगा नन, दूसरी बार लूप चलेगा प्रिंट होगा नन, और तीसरी बार लूप चलेगा तब भी प्रिंट होगा नन। तो ऐड होंगी 0 1 2 हमारे सेट में, और क्योंकि वो डुप्लीकेट है तो सेट हमारा 0 1 2 ही रहेगा, बट प्रिंट क्या करेगा, नन नन नन, क्योंकि डी डॉट एड एक्स, ये ऐड फंक्शन हमें क्या रिटर्न करता है सेट में, नन रिटर्न करता है, ऐड कर देगा मगर नन रिटर्न करेगा। तो 3 बार नन आ जाएगा मेरा आंसर। तो भाई यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, भाई वेरिएबल x जो है वो 0 1 2 लेगा, और सेट डॉट ऐड जो है वो ऐड तो कर देगा बट रिटर्न करेगा नन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कह रहे फॉर आई इन रेंज 0। रेंज 0 का मतलब लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एरर मार देते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। रेंज 0 का मतलब क्या है कि ये दी गई है आपको एंडिंग वैल्यू, तो शुरुआत भी 0 से होती है, 0,0 मतलब शुरुआत करो 0 से, एंड कर दो 0 पे। और हम लोग जानते हैं कि एंड से एक पहले तक लूप चलता है, तो इस बार ये लूप चल ही नहीं रहा है। जब ये लूप चलेगा ही नहीं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो आउटपुट। अगर मैं यहाँ पे 0,2 लिखता तो आई की वैल्यू क्या हो जाती, 0 एंड 1 तक चलता। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, नो आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। फॉर आई इन रेंज, ये फलाना वैल्यू। अब इसको गौर से देखो, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। कह रहे इंटीजर में बदल दो 2.0 को, जो कि एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, तो यहाँ आ गया मेरा 2। तो फॉर आई इन रेंज 2, रेंज 2 का मतलब है एंड करना है 2 से, तो स्टार्ट तो 0 से ही करेगा ना, तो 0 से चालू करो 2 तक जाओ, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले होगी 0 फिर होगी 1, क्योंकि 2 हम नहीं ले सकते हैं। तो प्रिंट करो आई, तो 0 और 1 मेरा प्रिंट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहे फॉर आई इन रेंज, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो फ्लोट आई एन एफ क्या होता है, जब भी हमें कभी कोई मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हो या फिर बहुत ही मिनिमम वैल्यू चाहिए हो, तो उसके लिए हम फ्लोट आई एन एफ इन्फिनिटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन्फिनिटी के बारे में अगर आपको जानना है तो उसके लिए मैं एक वीडियो पकड़ा दूंगा आई बटन पे, उसको देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि पाइथन में हम कैसे इन्फिनाइट एक नंबर, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर हो सकता है, उसको कैसे एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो फ्लोट आई एन एफ एक ऐसा तरीका है ये क्या शो कर रहा है कि मैक्सिमम इन्फिनाइट वैल्यू जो होगी किसी भी नंबर की, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो ये है इस समय पे। अब उस फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को ये इंटीजर में बदल रहे हैं, तो क्या आप कभी इन्फिनाइट वैल्यू को, जो आप कभी जानते भी नहीं हो बट आपको इतना पता है कि हाँ ये सबसे बड़ी होगी, तो आप उतनी बड़ी वैल्यू को क्या इंटीजर में बदल पाओगे, कभी नहीं बदल पाओगे। तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी एरर कि आप भाई इन्फिनाइट नंबर को कभी इंटीजर में बदल ही नहीं सकते, सिंपल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आएगी तो कभी ये लूप चलेगा नहीं, मतलब एरर ही आ जाएगी सीधा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ द मेंशन्ड, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे रखा है। देखो ये क्या कह रहा है कि भाई ओवरफ्लो एरर आएगी, क्योंकि अब पक्की बात है भाई, जब इन्फिनाइट वैल्यू है, बहुत ही बड़ी कोई वैल्यू है, उसको इंटीजर में रखना चाहते हो, कैसे रख दोगे, समझ रहे हो। तो ओवरफ्लो एरर आ जाएगी, क्या कह देगा, कैन नॉट कन्वर्ट फ्लोट इन्फिनिटी टू इंटीजर वैल्यू, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये हमसे कह रहा है फॉर आई इन रेंज 10, मतलब आई की वैल्यू क्या चल रही है, 0 1 2 3 4 सॉरी 4 5 6 7 8 9, ये इतनी वैल्यू चलेंगी आई की। पहले आई की वैल्यू 0 ही तो क्या हुआ, अंदर आया। क्या आई की वैल्यू 5 है, अगर 5 है तो ब्रेक कर दो, वरना हर बार प्रिंट करो आई। तो ये लूप क्या कर रहा है, आई की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक चलाएगा। अगर आई की वैल्यू 5 है तो ब्रेक कर देगा, वरना आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो हमारी क्या क्या वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी यहाँ पे, यहाँ प्रिंट हो जाएगा 0 1 2 3 4, और जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी तो इस लाइन पे आ जाएगा, और ये कंडीशन ट्रू, तो मतलब ब्रेक हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा, तो 5 मेरा प्रिंट नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे सीन ये है कि ये लगा है फॉर और ये लगा है एल्स। जब फॉर के साथ एल्स लगा होता है तो लॉजिकली हम लोगों ने इफ एल्स देखा है ना, कि एल्स के पहले इफ होना चाहिए, बट यहाँ पे पूरा फॉर लूप लगा है और यहाँ पे एल्स लगा हुआ, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा। कुछ लोग यहाँ पे एरर कराते हैं बट ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे फॉर और एल्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, या फिर वाइल एंड एल्स का कॉन्सेप्ट क्या कहेगा कि भाई अगर हमारा लूप है, अगर वो ब्रेक हो जाता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो हमारा एल्स नहीं चलेगा। अगर हमारा कोई लूप ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, तो उसके केस में एल्स चल जाएगा। तो अपने केस में देखो आई की वैल्यू 5 पे क्या हो गई, तो ब्रेक हो गई थी, मतलब ये लूप अपने मन से खत्म नहीं हुआ, ये ब्रेक होके बाहर आया है। अगर ब्रेक होके बाहर आया है तो हमारा एल्स नहीं चलेगा, सिंपल। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मैंने बोला उसको अंग्रेजी में इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई, तो जो एल्स पार्ट होता है उसको हम एग्जीक्यूट तभी करते हैं इफ कंट्रोल डज नॉट ब्रेक आउट ऑफ द लूप। अगर लूप ब्रेक नहीं हुआ है तभी हम उसका एल्स चलाएंगे, वरना एल्स नहीं चलाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसको अपने मन से एक बार करके देखो कि फॉर आई इन रेंज 5, ठीक है, एक मिनट मुझे इसको सेट करने दो। ये फॉर आई इन रेंज 5, मतलब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 एंड 4, 5 नहीं होता। ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहा है, ये भी वही कर रहा है, आई की वैल्यू 5 होगी तो ब्रेक कर देंगे, वरना प्रिंट कर देंगे आई को। तो इसको गौर से समझो। सबसे पहले आई की वैल्यू 0 हुई तो ये कंडीशन फॉल्स, तो हमारा प्रिंट क्या हो गया, 0। इसके बाद आई की वैल्यू जो है हमारी 2 हुई, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स, तो मेरा 1 सॉरी आई की वैल्यू 1 हुई, तो यहाँ पे 1 भी मेरा प्रिंट हो जाएगा। ऐसे 2 भी हो जाएगा, ऐसे 3 भी हो जाएगा,
और ऐसे ही हमारा 4 भी हो जाएगा। अब देखो i की वैल्यू जब 4 हुई तो ये कंडीशन फॉल्स, 4 हमारा प्रिंट हो गया। अब i की वैल्यू 5 तो हो ही नहीं रही ना, लूप 5 तक चल ही नहीं रहा, तो कभी ब्रेक हमारा एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। इसका मतलब लूप हमारा अपने मन से खत्म हो गया बिना ब्रेक का यूज करे। तो अगर ब्रेक का यूज नहीं हुआ है तो हम लोग एल्स को चला देंगे, तो एल्स हमारा चल जाएगा और प्रिंट कर देगा हियर। तो 0 1 2 3 4 एंड हियर मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हमारा ये आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कह रहे हैं फॉर आई इन रेंज 3, तो लोग क्या सोचते हैं कि भाई ये एक साधारण सा टपल है और उसको क्या कर देते हैं फॉर आई इन रेंज 3, जैसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में हम लोग नहीं, आई की वैल्यू 0 1 2 है तो एक लिस्ट आ जाती है हमारी, इसके अंदर 0 1 2 पड़ा होता है। वैसे ही लोग क्या करते हैं, सोचते हैं ये ऐसी टपल में भी 0 1 2 आ गया होगा, बट ऐसा नहीं होता है। जब भी हम इस तरह से एक टपल को डिफाइन कर रहे होते हैं तो ये क्या होता है, जनरेटर होता है, और एक्स क्या होता है, जनरेटर ऑब्जेक्ट हो जाता है। अगर जनरेटर्स के बारे में पढ़ना है तो आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, उसको देख लेना, बाकी उसमें आप समझ जाओगे कि ये पूरा सीन क्या चल रहा है। देखो तो यहाँ पे हो कह रहा है फॉर आई इन रेंज 3, मतलब आई की वैल्यू क्या होगी 0 1 एंड 2, और उसको हम एज अ जनरेटर के फॉर्म में रख रहे हैं। तो जनरेटर में हम जनरेटर का कभी हम बुलाएंगे आगे जाके तो हमें वैल्यू क्या देगा, पहले 0 देगा, फिर 1 देगा, फिर 2 देगा, बट एक एक करके वैल्यू देता है, पहले 0 देगा, फिर 1 देगा, फिर 2 देगा। ये आप उस वीडियो में समझ जाना। ये मुझसे कह रहा है फॉर आई इन एक्स, मतलब हम इस जनरेटर ऑब्जेक्ट में एक लूप चला रहे हैं, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 एंड 2। मतलब सबसे पहले तो 0 होगी, अगली आइट्रेशन में 1 होगी, अगली आइट्रेशन में 2 होगी। तो हम प्रिंट कर रहे हैं आई को, तो मेरा 0 1 2 साधारण सा प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम दोबारा यहाँ पे उसी पे लूप लगा रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं इस बार भी आई की वैल्यू 0 1 2 होगी, बट ऐसा नहीं है। जनरेटर में क्या होता है, आप जनरेटर को एक ही बार एक्सेस कर सकते हो। आपने इस वाले लूप में क्या करा, जनरेटर को एक बार एक्सेस कर लिया पूरा, देखो 0 1 और 2, और उसको प्रिंट भी कर लिया है। तो आप जो है आखिर में हो, अब आप यहाँ पे दोबारा लूप लगा रहे हो, तो आप अभी भी आखिर में हो, तो इसके आगे देखो कुछ है ही नहीं। जब इसके आगे कुछ है ही नहीं, इस मतलब दोबारा से आप इसको नहीं चला सकते। टपल होता तो चलाते, इसको नहीं चला सकते। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगी, या फिर कह सकते हो इसको आउटपुट नहीं मिलेगा यहाँ से। तो फॉर आई नेक्स्ट इससे हमें प्रिंट हो जाएगा 0 1 2, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 0 1 2 0 1 2 ये ना कर देना, सी वाला ये गलत आता है। एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है कि भाई वी कैन लूप ओवर अ जनरेटर ऑब्जेक्ट ओनली वंस। अब इसके लिए वो वीडियो देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि भाई मेरे पास एक ए नाम की एक लिस्ट है एंड आई की वैल्यू पड़ी है -2, सिंपल। ये कह रहा है फॉर आई नॉट इन ए। अब देखो फॉर आई इन रेंज, ये इस तरह से पढ़ते थे, बट ये कह रहे हैं नॉट इन ए। तो कुछ लोग क्या करेंगे, सोचेंगे -2 जब तक नहीं है मेरी लिस्ट में तब तक का ये काम करो। तो सोचेंगे कि पहले जो है -2 नहीं है भाई हमारी लिस्ट में, तो -2 प्रिंट हो जाएगा, फिर -1 प्रिंट हो जाएगा ऐसे ही, और फिर जैसे ही 0 होगा तो 0 हमारा भाई इस पे है, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स लूप वाली, तो लूप से बाहर आ जाएंगे। तो वो लोग प्रिंट कर देंगे भाई -2 और -1, बट ऐसा नहीं है। देखो ये क्या हमारा फॉर लूप क्या कहता है भाई, कि इसके अंदर नॉट नहीं यूज होना चाहिए, समझ रहे हो। फॉर आई नॉट इन ए, ये थोड़ा कोई बात है। फॉर आई इन ए अगर ये लिखा होता है तो ये इस तरह से लूप हमारे चलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे नॉट क्यों लगा दिया, नॉट आप नहीं लगा सकते हो लूप में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या दे देगी लाइन, एरर दे देगी कि भाई फॉर मतलब नॉट जो है फॉर के अंदर नहीं यूज कर सकते हैं, सिंपल। तो ये हमारी आ जाएगी यहाँ पे एरर। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है यहाँ पे कि भाई सिंटेक्स एरर आएगी, क्यों, क्योंकि नॉट इज नॉट अलाउड इन फॉर लूप्स, ठीक है। ये पॉइंट याद करने वाले इसको याद करके रख लेना रहता है। कह रहा है भाई, तो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, हमसे क्या कह रहा है, आउटपुट बताओ अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे स्ट्रिंग डॉट एस्काइलेटर्स को, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो इन चारों में से किसको यूज करने में वो आंसर दोबारा आ जाएगा। मतलब स्ट्रिंग डॉट एस्काइलेटर्स का रिप्लेसमेंट क्या है, अगर हमें स्ट्रिंग डॉट एस्काइलेटर नहीं लिखना है तो हम इन चारों में ऐसा क्या लिख दें। सबसे पहली बात, ये जो हमारा स्ट्रिंग मॉड्यूल का पार्ट है, अगर वीडियो ने देखा हो तो आई बटन पे क्लिक करके देख लेना। इसके करीबन शायद 10 से 12 फंक्शन होते हैं। फंक्शन क्या होते हैं, मतलब यही ये वेरिएबल होते हैं, एस्काइलेटर हो गया है ना, स्काई अपर केस हो गया, और हमारी डिजिट्स हो गई, तो पंचुएशन हो गया, ठीक है। तो ये सब का कॉम्बिनेशन जो है स्ट्रिंग मॉड्यूल के अंदर आएगा, तो उसका मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, तो देख लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये कह रहा है स्ट्रिंग डॉट एस्काइलेटर, तो ये लाइन हमें क्या देने वाली है, ये देगी स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक सारे कैरेक्टर, और फिर कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक सारे कैरेक्टर, वो भी एक स्ट्रिंग के अंदर। अभी हमसे कह रहा है कि इसकी रिप्लेसमेंट क्या है, तो इसकी रिप्लेसमेंट क्या होगी, ये कह रहा है स्काई लोअर केस अंडरस्कोर स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स। तो ये देखो, ये तो यहाँ पे सिंटैक्स ही गलत लिखा है, इस तरह से ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अब देखो, अभी ये मुझे पता है ना कि सिंटैक्स गलत है, आपको नहीं समझ में आ रहा हो क्योंकि आपने स्ट्रिंग मॉड्यूल शायद ना पढ़ा हो। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर पढ़ लेना, आई बटन पे क्लिक करके। यहाँ पे देखो, ये मुझसे कह रहा है कि भाई स्ट्रिंग डॉट स्काई लोअर केस, मतलब सारे के सारे लोअर केस कैरेक्टर को स्ट्रिंग में ले आओ, प्लस सारे के सारे अपर केस कैरेक्टर को स्ट्रिंग में ले आओ। और भाई लोअर केस स्ट्रिंग है और अपर केस स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स हैं, उनको हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया, तो हमारा पूरा क्या बन गया, एस्काइलेटर्स जो बन गया। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या कह रहा है कि भाई व्हाट अरिथमेटिक ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विद स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के साथ हम कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर को परफॉर्म नहीं कर सकते। मान लो दो स्ट्रिंग है, तो अगर हमने प्लस करा तो वो दो स्ट्रिंग आपस में कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो ये चल जाएगा। इनटू का काम क्या होता है, वो नंबर ऑफ स्ट्रिंग को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम दिखाना। जैसे कि अगर मेरे पास कोई एक स्ट्रिंग है, मान लो ऐसे दिखाता हूँ मैं आपको, एक मेरे पास स्ट्रिंग है ABC, अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 3 लिखूंगा तो 3 बार ABC 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 आ जाएगा, देखो है। तो ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी। बट क्या हम माइनस का यूज़ कर सकते हैं? माइनस का यूज़ हम इसमें नहीं करते हैं, हम लोग सेट में कर सकते हैं डिफरेंस निकालने के लिए, बट स्ट्रिंग में यूज़ नहीं करा जा सकता। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो हमसे क्या हो रहा है, कौन सा ऑपरेटर हम नहीं यूज़ कर सकते, तो माइनस हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, कह रहे हैं इस लाइन को प्रिंट करो। अब देखो यहाँ पे जो आर देख रहे हो, देखो अभी पहले इसको देखते हैं, अगर आर ना होता तो मेरा क्या प्रिंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये कोड्स के अंदर जो भी लिखा है इसको प्रिंट करने वाले हैं। तो /n ये क्या होता है, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर होता है, जो कि आपको अगली लाइन पे ले आएगा। जैसे कि आप अगली लाइन पे आ जाओगे, इसके बाद आपका प्रिंट हो जाएगा हेलो। बट आप अगर चाहो कि आपको भाई ये इसको इस तरह से पूरा प्रिंट करना है कि /n भी आए और हेलो भी आए, ठीक है, तो आपको इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना होगा रॉ स्ट्रिंग में। रॉ स्ट्रिंग क्या कहती है कि कोड्स के अंदर कुछ भी लिखा है वो सिंपल कैरेक्टर्स होंगे, उसको अगर उसमें एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर हैं तो उसको एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर ना समझना, उसको एक नॉर्मल कैरेक्टर ही समझना। तो जैसे हमने आर लिख दिया, मतलब ये क्या हुई, रॉ स्ट्रिंग हो गई। और यहाँ पे अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये एक ही लाइन में प्रिंट होगा, /n के लिए वो अलग से दूसरी लाइन पे नहीं आएगा। तो हमारा आंसर यही आ जाएगा /n और हेलो। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आता है, ये मुझसे क्या कह रहा है, प्रिंट न्यू लाइन। अब देखो यहाँ पे लोग जो है इसको देख के घबरा जाते हैं। कैसे घबरा जाएंगे, देखेंगे यहाँ न्यू लिखा है, यहाँ पे लाइन लिखा है, और यहाँ पे ये दो अलग अलग स्ट्रिंग है, कॉमा भी नहीं लगा है, तो वो यहाँ पे तुरंत कर देंगे एरर। बट ऐसा नहीं है, ये एक नया कॉन्सेप्ट मुझे सीखने को मिला था इस वाले MCQ से, कि भाई अगर आपके पास दो स्ट्रिंग हैं और बीच में कुछ भी नहीं लगा है उनके, और इस तरह से लिखा हुआ है, तो वो आपस में कॉन्कैटिनेट हो जाती है। तो अगर हमें इन दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना है तो पहले तो हम प्लस लगा देते थे, बट हमने यहाँ पे प्लस नहीं लगाया है, तो ये क्या है, ये तब भी ये क्या हो जाएंगी, कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी। तो न्यू लाइन हमारी एक स्ट्रिंग बन जाएगी, और उस स्ट्रिंग को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो न्यू लाइन ही हमारा आंसर आएगा, एरर नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर C। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। यहाँ पे देखो इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अगर स्ट्रिंग लिटरल है और सेपरेटेड है वाइट स्पेस से, तो उनको क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। मुझसे कह रहा है कि यहाँ पे लिखा है मेरे पास एक स्ट्रिंग है S नाम की, उसमें ये चीज़ लिखी हुई है। अब देखो मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर ये हम यहाँ पे R लगा देते तो ये हो जाती रॉ स्ट्रिंग, तो ये एज इट इज़ ये सारे कैरेक्टर्स को हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं, ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर नहीं है। बट यहाँ पे R नहीं लगा है, इसका मतलब ये /t क्या है, टैब है। टैब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सम स्पेसेस। यहाँ पे ये भी टैब है, इसका /n है, मतलब न्यू लाइन पे भी है। तो यहाँ पे हम लोग स्पेस सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज़ कर रहे हैं। तो बीच में लिखा हुआ है एक हमारे पास स्ट्रिंग वर्ड, वर्ड के पहले दो टैब होंगे, इसके बाद एक हमारा एंटर हमने दबा दी तो न्यू लाइन पे भी आ गए। इतनी सारी स्पेसेस वर्ड के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे हैं। हमसे कह रहा है s.strip क्या करेगा। तो हमारी स्ट्रिंग जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमने फंक्शन देखा था स्ट्रिप फंक्शन। स्ट्रिप फंक्शन मतलब क्या होता है कि पकड़ के हटा देना, मतलब स्ट्रिप कर देना, हटा देना वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग थी, तो स्ट्रिप किससे करेगा, स्ट्रिप करेगा स्पेसेस को। तो यहाँ पे जितने भी दो हमारे टैब हैं, ये जितनी भी स्पेस दे रहे हैं वर्ड के लेफ्ट हैंड साइड पे, वो सारी स्पेसेस हट जाएंगी, स्ट्रिप उनको हटा देगा। ऐसे ही वर्ड के राइट साइड पे जितनी भी स्पेसेस हैं वो उसको हटा देगा, ठीक है। तो अब मेरे पास अकेले क्या बचा, वर्ड ही तो बचा। तो s.strip हमें क्या कहता है, हमें हमेशा हमारी स्ट्रिंग के जितने भी लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उनको हटा देता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वर्ड आ जाएगा। इसको अगर और अच्छे से समझना हो ना, तो फिर आप क्या करना कि मैं भी एक आई बटन पे वीडियो दे दूंगा, उसमें स्ट्रिंग के मैंने करीबन 30 से 40 फंक्शन जो होते हैं मैंने उनका सब ड्राई रन करके दिखाया है। तो वहाँ पे आप एग्जाम्पल के साथ देख लोगे कि स्ट्रिप का काम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, कह रहा है टू रिट्रीव अ कैरेक्टर फ्रॉम इंडेक्स 3। अगर हमें इंडेक्स नंबर 3 से इस स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर रिट्रीव करना है तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। देखो अगर रिट्रीव करना है, निकालना है, तो सिंपल S3 इस तरह से लिख सकते हैं, तो मेरा काम हो जाएगा, हमें थर्ड कैरेक्टर मिल जाएगा। बट यहाँ पे क्या हम A लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर A तो हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी लिख सकते हैं s.getItem। गेट आइटम नाम का फंक्शन नहीं होता, बट अंडरस्कोर गेट आइटम अंडरस्कोर ये नाम का फंक्शन जरूर होता है कि हमारी स्ट्रिंग में गेट आइटम करो और ये हमसे इंडेक्स ले लेता है, तो हमें क्या थर्ड इंडेक्स में, तो हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार इसको यूज करके देख लेना, चलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी देखो, ये कह रहा है गेट आइटम, बट यहाँ पे अंडरस्कोर लगा ही नहीं और यहाँ पे आई कैपिटल है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो एक तरीका है ऐसे कर लो जैसा हम लोग करते हैं हमेशा से, और दूसरा क्या है, गेट आइटम का यूज कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, हमसे क्या कह रहा है
टू रिटर्न द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग एस व्हाट कमांड डू वी एग्जीक्यूट। अगर हमें स्ट्रिंग एस है उसकी लेंथ निकालनी है तो len लिख सकते हैं हम लोग, लेंथ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, बट हमसे कह रहे हैं कौन सा कमांड यूज़ करोगे। कमांड का मतलब क्या है कि हम लोग ऐसा इसमें और क्या क्या चीज़ देख सकते हैं। देखो साइज से तो हमें कुछ मिलता नहीं है, हटाओ। साइज एस से हमें कुछ नहीं मिलता है। लेन ऑफ एस से हमें मिल जाएगी स्ट्रिंग, बट ये क्या है, हमारा फंक्शन है। और एस डॉट अंडरस्कोर लेन अंडरस्कोर ये क्या है, मैजिक मेथड है। मतलब देखो कोई भी मेथड, कोई भी फंक्शन जिसके पहले 2 अंडरस्कोर उसके बाद 2 अंडरस्कोर लेंगे उन्हें मैजिक मेथड कहते हैं। मैंने ऊप्स वाली प्लेलिस्ट में आपको ये चीज़ बता रखी है, तो अगर ना देखा तो बटन पर क्लिक करके वो भी देख लेना। बाकी अभी इधर आते हैं, हम लोग को लेंथ निकालनी है तो एस डॉट अंडरस्कोर लेन हम लोग ये मैजिक मेथड यूज़ करेंगे तो हमारा उस स्ट्रिंग का लेंथ आ जाएगा। तो यही हमारा एक कमांड है, हमारी लेन फंक्शन होता है, ठीक है। और ये अंडरस्कोर लेन अंडरस्कोर और 2 पैरेंथेसिस ये हमारा क्या है, ये कमांड है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 जो है ऑप्शन नंबर ए ही सही है, मतलब इस वजह से इसको देखो, ठीक है। तो यहाँ पे 20 के 20 हमारे एमसीक्यूज हो गए, हमारे प्लेसमेंट ड्राइव एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 51 में।